हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सबका द चैनल इजी साइंस जर्नी में। आज हम स्टडी करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो फर्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जो मिलकर बनता है लिविंग से एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। तो लिविंग में आगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग में आगे सॉइल, वाटर एंड द वेदर कंडीशन ऑफ दैट एरिया। ओके, तो इसको डेफिनेशन में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इकोसिस्टम is a system that is made up of living organisms like animals, plant and microorganism, and the non-living things like soil, water and weather condition of that particular system. Clear? Now हर एक मेंबर, ठीक है, स्मॉलर से स्मॉलर जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसलिए सबका सर्वाइवल इंश्योर होना चाहिए। ठीक है, जो बिग एनिमल्स हैं उनको तो बचाना ही है, साथ में जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है बच्चों, ये एक सोर्स बुक है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि अर्थ पे कौन से प्लांट्स हैं एंड कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, जो एंडेंजर्ड हैं, जिनकी लाइफ को थ्रेट है, या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ओके, सो दिस बुक इज अ सोर्स बुक दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड। Clear? And this red data book is maintained by IUCN, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसका नाम है IUCN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो मेंटेन करती है रिकॉर्ड किसमें, रेड डाटा बुक में। अब जो रेड डाटा बुक है, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो स्पीशीज जो इस धरती से विलुप्त हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, उनका कोई भी मेंबर अब इस धरती पे नहीं मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको जरूर से देने हैं। फॉर एग्जाम्पल डोडो एंड आयरिश ईक। ठीक है, दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है जो जंगलों से बिल्कुल ख़त्म है, अगर वो कहीं पर हैं तो वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज में है। ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो सकती है, नेशनल पार्क में हो सकते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकती हैं, बट अपनी वाइल्ड फॉर्म में वो कहीं नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आर घड़ियाल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोनों जी से हैं, जी स्क्वायर से याद रख लेना। जो इजी एग्जांपल्स थे वो मैंने आप बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। घड़ियाल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर द एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीशीज। क्लियर? देन कमिंग टू द थर्ड, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकल वर्ड जब भी हम सुनते हैं उसका मतलब होता है सिचुएशन जो है वो डेंजर में ज़्यादा है। ठीक है, डेंजरस सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है ऐसी स्पीशीज विच आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, जो आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरे में है कि वो बिल्कुल ही विलुप्त हो सकती हैं, उनको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर? एग्जाम्पल्स हैं इनके ब्लैक राइनो, गोरिल्ला एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, BGA। ओके, ब्लैक राइनो, गोरिल्ला एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। Then coming to the fourth category, that is endangered species। endangered हमने स्टडी कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, फिर से बता देती हूँ। जो एनिमल जिनका नंबर घट रहा होता है और वो क्या है फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दैट आर नोन एज एंडेंजर्ड। क्लियर? एग्जाम्पल हमने स्टडी कर लिए थे, बंगाल टाइगर, पोलर बियर एंड ऑल्सो द ब्लू व्हेल्स। ओके, लास्ट कैटेगरी है बच्चों वल्नरेबल। ठीक है, ये जो वल्नरेबल स्पीशीज है, ये ऐसी स्पीशीज है जिनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, और वो फ्यूचर में एंडेंजर की कैटेगरी में आ सकती है ना। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर होगी कि ये जो कैटेगरी है वो ऊपर की तरफ को एक्सटिंक्शन की तरफ में जा रही है। मतलब पहले जो स्पीशीज होंगी वो वल्नरेबल बनेगी, फिर वो जाएंगी एंडेंजर्ड में, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर उनको नहीं देखा गया, कोई उनके लिए रूल नहीं बनाए गए तो, और फाइनली दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, तो वल्नरेबल के एग्जाम्पल है टाइगर, चीता एंड ब्लू शिप। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 कैटेगरीज और हैं, जैसे कुछ है लीस्ट कंसर्न्ड, जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका नंबर ठीक ठाक है। ठीक है, डाटा डेफिशिएंट, जिनके बारे में IUCN के पास ज़्यादा डाटा नहीं है, या फिर जो नॉट इवेल्युएटेड है, जिनका कोई कैलकुलेशन है ही नहीं अभी। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड डाटा बुक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय IUCN. क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइग्रेशन. ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है माइग्रेशन. अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन को सिंपली वर्ड्स में हम क्या डिफाइन करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको बोलते हैं ना कि कोई माइग्रेट हो रहा है. ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, दैट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट. कोई परमानेंट भी माइग्रेट कर जाता है, कोई टेम्परेरी भी कर सकते हैं. तो ये होगी माइग्रेशन की डेफिनेशन. अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें आती है डेफिनेशन दैट इज माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, तो माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेशन अगर आप बच्चों को क्लियर है तो यू कैन सिंपली राइट द बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू मूव टू अनदर प्लेस. ठीक है, जो पक्षी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, किस लिए? ताकि वो एक नई जगह पे आ सके, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. और क्यों जाते हैं? टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस एंड ऑल्सो टू ले एग्स. या तो उनको एग ले करने होते हैं और उनकी जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो सूटेबल नहीं होती, या फिर उनको अपनी बॉडी को बचाना होता है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन से. इसलिए जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए माइग्रेट कर जाते हैं. तो ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. क्लियर? इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन. ठीक है, तो ये जो साइबेरियन क्रेन है बच्चों, ये हर साल ट्रैवल करती है. कहाँ से? साइबेरियन है ना, तो फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया. ओके, और एक बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में. वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स की होती हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में वहाँ पे विजिट करती हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ओके, इट इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 5, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. तो ये जो री वर्ड है बच्चा, ये कहीं पे भी यूज होगा. री वर्ड अगर, तो री का मतलब होता है फिर से, मतलब दोबारा. ठीक है, तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब है पेपर का फिर से यूज करना, उसको साइकिल करके जो वेस्ट पेपर है उससे फिर से हमने पेपर बनाना है और उसको यूज करना है. दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. तो हम ना 4 पॉइंट स्टडी करेंगे, उनसे आप बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुली ग्रोन ट्रीज को काटना पड़ता है. ठीक है, मतलब अगर हमें 1 टन पेपर चाहिए, 1 टन ऑफ पेपर, तो हमें कितने पेड़ काटने पड़ेंगे? 17, और ये भी फुल्ली ग्रोन, मतलब ठीक ठाक हाइट के और ठीक ठाक विड्थ के. ठीक है, तो अब 1 टन पेपर के लिए 17 पेड़ों को काटो, या फिर क्या करो, ये जो प्रोसेस है इसके लिए वी नीड एनर्जी. जो नया पेपर बनाना है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए, और साथ में इस प्रोसेस में यूज होते हैं हार्मफुल केमिकल्स. ओके, कौन सी प्रोसेस में? जो पेपर बनाने का प्रोसेस है, हार्मफुल केमिकल्स. ओके, तो भाई चारों पॉइंट स्टडी कर लिए. एक टन को बनाने के लिए पेपर के 17 ट्रीज हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, और साथ में हमें यूज करने पड़ेंगे हार्मफुल केमिकल्स. अब इन 4 कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए, वी शुड रिसाइकल द पेपर, वी शुड सेव पेपर, वी शुड रीयूज पेपर एंड वी शुड रिसाइकल द पेपर. क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. मीन्स द यूज ऑफ वेस्ट पेपर इन द फॉर्म ऑफ रिसाइकल फॉर्म. ठीक है, मतलब जो पेपर है अगर वो वेस्ट है तो उसको फिर से रिसाइकल करो, उसी से पेपर बनाओ, पेड़ों को मत काटो. दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिफॉरेस्टेशन. तो बच्चों हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था टॉपिक के साथ, उसका नेम था डिफॉरेस्टेशन. अब जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको हम क्लोज कर रहे हैं विद द टॉपिक दैट इज रिफॉरेस्टेशन. री मैंने आपको बता दिया फिर से. अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब है फिर से जंगल बनाना है, सिंपल लैंग्वेज में. ओके, तो डिफाइन कैसे करते हैं इसको? रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ अ डिफॉरेस्टेड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन दैट एरिया. मतलब एक जंगल जो सारा खत्म कर दिया गया है, जो डिफॉरेस्टेटेड है, वहाँ पे कुछ नहीं बचा है, वहाँ पे फिर से प्लांट्स लगाना है ताकि वहाँ पे फिर से क्या बन सके? फॉरेस्ट बन सके. ठीक है, रीस्टॉक. आपने अगर कभी कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी होगी तो उसमें कोई अगर आइटम्स, कोई जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है तो उसमें लिखते हैं
कि नोटिफाई मी फॉर रीस्टॉकिंग, ओके, कि जब ये चीज़ रीस्टॉक होगी तो मुझे नोटिफिकेशन सेंड करना। तो रीस्टॉक का मतलब है वो चीज़ फिर से स्टॉक में आ गई है, ठीक है। तो वैसे ही रीस्टॉकिंग मतलब फिर से फॉरेस्ट को बनाना, कैसे, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, दैट इज रीफॉरेस्टेशन, फिर से जंगल को बनाना। अब अगर रिफॉरेस्टेशन कैन बी नेचुरल, अगर कहीं पे जंगल खत्म हो गया तो उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, थोड़े दिन बाद उसमें धीरे धीरे पेड़ पौधे अपने आप उगने शुरू हो जाते हैं, वो नेचर की कैपेसिटी है, ठीक है। बट बीइंग ह्यूमन बींग्स, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो पेड़ काटे हैं उनको हम क्या करें, ग्रो करें, वहाँ पे न्यू ट्रीज लगाएं, न्यू प्लांट्स को लगाएं, ताकि हम एनरिच कर सकें अपनी ग्रीन वेल्थ को, ठीक है। ग्रीन वेल्थ होती है फॉरेस्ट, हमारे जंगल, ओके। तो जो ओनली एक वे है, एक तरीका है बेटा अपनी ग्रीन वेल्थ को जाने का, दैट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जरूर से पेड़ लगाओ ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया था 1980 में, ओके। वन सुरक्षा अधिनियम, जिसमें जो मेन मोटिव था दैट वाज टू कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों को बचाना, एंड ऑल्सो एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज, जो ट्राइब्स हैं जो वहाँ पे आसपास रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी जो फॉरेस्ट एक्ट था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1980 में, वो इंश्योर करता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और नोट्स आप बच्चों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।